नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रेलवे के प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़े जो नियम हैं उनकी हर परत को खोलकर समझेंगे ताकि करियर में आगे बढ़ने का रास्ता एकदम साफ हो जाए। ठीक है, तो हमने इस पूरी जानकारी को 6 मेन सेक्शंस में बांटा है। हम प्रमोशन के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर ट्रांसफर पॉलिसी की गहराइयों तक जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक पूरी और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, प्रमोशन सिर्फ एक अगला स्टेप नहीं है, ये असल में कर्मचारी के विकास और मोटिवेशन के लिए रेलवे की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो असल में प्रमोशन का मकसद क्या है? इसका असली मकसद सिर्फ ग्रोथ देना या अनुभव को सम्मान देना ही नहीं है, बल्कि ये सब कुछ नियमों के एक सिस्टमैटिक ढांचे के तहत होता है, ताकि पूरी प्रोसेस निष्पक्ष और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनी रहे। अब जो बात सच में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि प्रमोशन किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता। ये इन 4 मेन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन पर टिका होता है। पहला, आपकी वरीयता यानी सीनियरिटी। दूसरा, आपकी सूटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी। तीसरा, आपका परफॉर्मेंस। और चौथा, फ्यूचर पॉलिसी और मौके। और इन्हीं से प्रमोशन के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच बनता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रमोशन पाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। क्योंकि देखिए, रेलवे में सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, यहाँ अलग अलग सिचुएशंस के लिए कई अलग अलग प्रोसेस हैं। तो ये है प्रमोशन के मेन टाइप्स। एक तरफ तो रेगुलर करियर प्रमोशन है और दूसरी तरफ आर्टिजन स्टाफ के लिए या फिर ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने जैसे स्पेशल रास्ते भी मौजूद हैं। और यहाँ देखिए, ये ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाने के 2 मेन रास्ते दिखा रहा है। 70% प्रमोशंस जो हैं वो सीनियरिटी के बेसिस पर होते हैं, जबकि बाकी के 30% एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसे LDCE कहते हैं, उसके जरिए होते हैं। तो अब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर आते हैं। ग्रुप सी में किसी भी कर्मचारी के लिए सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट्स के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया, मतलब जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल अलग होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो फर्क सीधा सा है। नॉन सिलेक्शन पोस्ट्स में सीनियरिटी को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि जो सिलेक्शन पोस्ट्स होते हैं वो पूरी तरह से मेरिट और कंपटीशन पर बेस्ड होते हैं। पहले बात करते हैं नॉन सिलेक्शन पोस्ट्स की। इसके लिए सिस्टम आने वाले 12 महीनों की वैकेंसीज को ध्यान में रखकर चलता है। यहाँ पर कैंडिडेट्स का असेसमेंट उनके सर्विस रिकॉर्ड के बेसिस पर होता है और उन्हें मेनली अपनी सीनियरिटी के आधार पर अपनी सूटेबिलिटी साबित करनी होती है। और इसके ठीक उलट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा और फॉरवर्ड लुकिंग है। इसमें अगले 15 महीनों की वैकेंसीज का अनुमान लगाया जाता है और जितनी भी सीटें होती है उससे 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को कॉम्पिटिशन के लिए बुलाया जाता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को साफ साफ दिखाती है। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि रेगुलर सिलेक्शन में सीनियरिटी के 20 मार्क्स हैं, लेकिन जनरल सिलेक्शन में इसे हटा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ अलग अलग स्ट्रीम के कैंडिडेट्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। अच्छा, तो इन मेन फ्रेमवर्क्स के अलावा कुछ स्पेशल सिचुएशंस के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जैसे कि आर्टिजन स्टाफ का प्रमोशन कैसे होता है, या फिर अगर कोई कर्मचारी प्रमोशन लेने से ही मना कर दे तो क्या होता है। आर्टिजन स्टाफ के केस में प्रमोशन इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर डिपेंड करता है। इसमें प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से ही तय होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई कर्मचारी प्रमोशन से इनकार कर दे तो क्या होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसका असर किसी भी कर्मचारी के करियर पर बहुत गहरा पड़ सकता है। तो इसका सबसे पहला और सीधा नतीजा ये होता है कि उस कर्मचारी पर 1 साल के लिए किसी भी तरह के और प्रमोशन पर रोक लगा दी जाती है। फिर चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो या नॉन सिलेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रमोशन रिफ्यूज करने पर यह पूरा एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। पहले तो कर्मचारी पर 1 साल का बैन लग जाता है, लेकिन वो अपने करंट स्टेशन पर रह सकता है। फिर 1 साल बाद प्रमोशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल पैनल वैलिड है या नहीं। अगर पैनल एक्सपायर हो गया तो कर्मचारी को सिलेक्शन प्रोसेस में फिर से जाना होगा। और हाँ, अगर कोई दूसरी बार मना करता है तो उसका नाम पैनल से हटाया जा सकता है और उसका ट्रांसफर भी हो सकता है। मतलब पूरी सिलेक्शन जर्नी फिर से शुरू करनी पड़ सकती है। चलिए अब गियर बदलते हैं और अपने दूसरे बड़े टॉपिक पर आते हैं, और वो है ट्रांसफर पॉलिसी। मतलब वो पॉलिसी जो रेलवे सिस्टम के अंदर होने वाले ट्रांसफर्स को कंट्रोल करती है।
तो असल में ट्रांसफर पॉलिसी है क्या? इसका कोर आइडिया है वर्कफोर्स को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना, और साथ ही इसमें संगठन की ऑपरेशनल ज़रूरतों और कर्मचारियों की पर्सनल सिचुएशंस, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। तो ट्रांसफर होते क्यों हैं? इसके कई वजह हो सकती हैं। ज़्यादातर तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल ज़रूरतों की वजह से होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रमोशन के बाद कोई पोस्ट खाली हो गई, उसे भरना है, या फिर कहीं सरप्लस स्टाफ है तो उसे एडजस्ट करना है। और हाँ, म्यूचुअल एक्सचेंज भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा कई बार ट्रांसफ़र कर्मचारी से जुड़ी वजहों से भी होते हैं, जैसे किसी ने खुद रिक्वेस्ट की हो कि उसे कहीं और जाना है, या फिर कुछ केसेस में एक पेनल्टी के तौर पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ट्रांसफर पॉलिसी के कुछ सबसे जरूरी नियमों पर नजर डालते हैं। ये वो रूल्स हैं जिनके बारे में हर रेलवे कर्मचारी को पता होना ही चाहिए। ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई अपने रिक्वेस्ट पर ट्रांसफ़र लेता है तो उसकी सीनियरिटी का लॉस होता है, लेकिन अगर ट्रांसफ़र एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से होता है तो सीनियरिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह पति पत्नी की पोस्टिंग के लिए कोशिश की जाती है कि उन्हें एक ही स्टेशन पर रखा जाए, और अगर किसी के रिटायरमेंट में 2 साल से कम बचे हैं तो उसे उसी पोस्ट पर स्टेशन से ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। यूनियन ऑफिशियल्स के ट्रांसफ़र के लिए आमतौर पर यूनियन की सहमति ज़रूरी होती है, और हाँ, जो सेंसिटिव पोस्ट होती हैं उन पर कोई भी मैक्सिमम 4 साल तक ही रह सकता है। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं।